आज हम हिंदू लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट डिस्कस कर रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इससे पहले वीडियो में हमने सेक्शन 1 से लेकर 16 तक के हिंदू मैरिज एक्ट के क्या प्रोविज़न्स थे उनके बारे में पढ़ा था। इस प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 11, 12 वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के बारे में पढ़ा था। सेक्शन 16 में ये पढ़ा था कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से जो बच्चे होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 17 डिस्कस करेंगे। उससे पहले वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को हम दो लाइनों में समझ लेते हैं। वॉइड मैरिज वो होती है जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 51, 54, 55 का उल्लंघन करती है, तो जो मैरिज होती है वो वॉइड होती है। वॉइडेबल मैरिज ये होती है कि जिसमें मेल और फीमेल अपनी मर्जी से शादी करते हैं और उनको पता होता है कि जो पार्टी है जिससे वो शादी कर रहे हैं वो या तो इंसेनिटी है, इम्पोटेंसी है, कंसेंट बाय फोर्स ली गई है, या शादी से पहले जो गर्ल है वो प्रेग्नेंट है। सेक्शन 17 कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में जो सेक्शन 5 क्लॉज 1 है बाईगैमी, अगर कोई पक्ष शादी के समय, मतलब जैसे ए और बी की शादी हो रही है, ए मद्रास में रहता है और उसकी शादी जयपुर में हो रही है, तो वो मद्रास में जॉब करते करते वो किसी से शादी कर लेता है, लेकिन जयपुर में वो अपने फादर और मदर के प्रेशर में आकर या सोसाइटी के प्रेशर में आके एक दूसरे लड़की से शादी कर लेता है। तो ए के द्वारा जो ये अपराध किया गया है बाईगैमी का, वो पनिशेबल है। कहने का मतलब ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर ए है, बी है, उसकी वाइफ बी की डेथ हो गई है या फिर उससे डिवोर्स हो गया है, अगर उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता है तो वो दूसरी शादी कर लेता है, तब वह बाईगैमी नहीं माना जाएगा। ऐसे ही अगर ए और बी, ए हस्बैंड या वाइफ में से किसी की भी डेथ हो जाती है और वो रीमैरिज करता है तो भी वो बाईगैमी का ऑफेंस नहीं माना जाता। ये है। तो सेक्शन 17 ये कहता है पनिशमेंट ऑफ बाईगैमी। विवाह के समय किसी भी पक्षकार द्वारा सेक्शन 5(1) का उल्लंघन अगर होता है तो उसे आईपीसी के सेक्शन 494 एंड 495 का ऑफेंस करेगा और उसको आईपीसी के तहत सज़ा मिलेगी। सेक्शन 18 पनिशमेंट फॉर कंट्रवेशन फॉर सर्टेन अदर कंडीशन फॉर ए मैरिज। सेक्शन 18 कहता है कि अगर हस्बैंड या वाइफ, मतलब ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, अगर वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 53 का उल्लंघन करता है, सेक्शन 53 क्या कहता है, या फिर सेक्शन 5 सब क्लॉज 4 का उल्लंघन करता है, सेक्शन 5 सब क्लॉज 5 का, तो सेक्शन 5(3) में एज ऑफ मैच्योरिटी है कि विवाह के समय, मतलब कोई बाल विवाह कर लेता है तो उसके लिए, जैसे गांव में काफ़ी प्रचलन आपने देखा होगा कि जो लड़कियां हैं उनकी शादी बाल उम्र में कर दी जाती है, तो ये जो अपराध अगर कारित होता है तो उसको 15 दिन का कारावास और 1,000 रुपये तक का फाइन, या ये दोनों ही पनिशमेंट मिल सकते हैं। इसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 सब क्लॉज 4 का और 5 का अगर उल्लंघन होता है तो उसे 1 महीने का सादा कारावास, 1,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों। सेक्शन 9 कोर्ट टू विच पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड। सेक्शन 19 ये कहता है कि मान लो हस्बैंड या वाइफ दोनों को सेक्शन 9 के तहत रेस्ट्रिक्यूशन ऑफ कंजुगल राइट,
सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 13 डिवोर्स के लिए अगर पिटीशन प्रेजेंट करनी है तो वो कहाँ प्रेजेंट करनी है, इसके बारे में बताता है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि एग्जाम्पल है, मानो कि ए और बी एक बॉय हैं, इनकी शादी हो जाती है तो हस्बैंड वाइफ की स्टेटस मिल जाता है इन दोनों को। तो जो इनकी शादी हुई थी वो तो कोटा में हुई थी। शादी कोटा में होने के बाद ये लोग जयपुर में आके दोनों जॉब करने लगे और रहने लगे। उसके बाद ये लोग जयपुर आए और ये घूमने चले गए उत्तराखंड चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोर्ट केस पिटीशन जो कोर्ट में फाइल करनी है, वो जो एरिया है वो अपना कोटा भी कर सकती है कोई भी पार्टी, जयपुर कर सकती है और उत्तराखंड, क्योंकि लास्ट टाइम उन दोनों का झगड़ा वहाँ हुआ था। तो इन तीनों ही जगह कोई भी पार्टी, चाहे मेल हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ, दोनों ही पिटीशन प्रेजेंट कर सकते हैं। सेक्शन 20 ये कहता है हस्बैंड और वाइफ द्वारा पिटीशन में जो भी स्टेटमेंट लिखे गए हैं वो, या जो भी कंटेंट लिखे गए हैं वो सही है, वेरीफाई है उनके द्वारा कि उन्होंने जो भी, चाहे वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए लिखा हो, जुडिशियल सेपरेशन के लिए लिखा हो, या डिवोर्स के लिए ग्राउंड्स लिखे हो, जो भी कुछ है सही लिखना चाहिए। सेक्शन 21 ये कहता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 ऑफ 1908, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट का जो भी प्रोसीजर है सिविल कोर्ट सीपीसी के हिसाब से ट्रायल चलेगा। मतलब जो सीपीसी है सिविल कोर्ट सीपीसी के हिसाब से सारी प्रोसीडिंग चलेंगी। सेक्शन 21 ए कहता है पावर पिटीशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस बताता है जिसमें पिटीशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि हस्बैंड या वाइफ की तबीयत खराब हो या फिर जॉब इशू हो, तो वो अपने जिस एरिया में भी रह रहा है पिटीशन को ट्रांसफ़र करा सकता है। सेक्शन 21 बी के स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं ट्रांसफ़र के लिए। 21 सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के, कि हस्बैंड या वाइफ के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं तो वह इनको कोर्ट में दे। सेक्शन 22 प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा और मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश, जो भी प्रोसीडिंग होंगी वो कैमरा के भीतर होंगी और उनको पब्लिश और प्रिंट नहीं किया जाएगा, ना ही किसी भी प्रकार का न्यूज़पेपर में कोई विज्ञापन दिया जाएगा। सेक्शन 23 डिक्री इन प्रोसीडिंग, कि हस्बैंड ऑफ वाइफ ने कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में पिटीशन प्रेजेंट की, उन दोनों ने अपने अपने पक्ष में काफ़ी एविडेंस किए और फिर कोर्ट ने फाइनल जजमेंट सुना दिया, फाइनल डिक्री दे दी। तो इस डिक्री की क्या प्रोसीडिंग है इसके बारे में बताता है। सेक्शन 24 और 25 मेंटेनेंस के बारे में बताते हैं कि हस्बैंड और बी वाइफ दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। सेक्शन 9 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से भी उनका कंप्रोमाइज़ नहीं होता। जुडिशियल सेपरेशन, कोर्ट के द्वारा जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर होता है, तब भी दोनों में नहीं बनती। फिर फाइनली जो जुडिशियल सेपरेशन है वो डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब डिवोर्स में कन्वर्ट हो गया तो अब केस चल रहा है कोर्ट में। तो सेक्शन 24 और 25 ये बताता है हिंदू मैरिज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड उनके बारे में कहता है। सेक्शन 24 ये कहता है जब कभी कोई मामला कोर्ट में चल रहा हो, केस इज़ गोइंग ऑन बिटवीन द पार्टीज़, ए हस्बैंड बी वाइफ, अगर इन दोनों का कोई डिवोर्स का केस चल रहा है तो मेंटेनेंस के लिए वाइफ अप्लाई कर सकती है। इसे मैं एग्जाम्पल के तरह समझाती हूँ। जैसे ए है और बी है, इन दोनों का कोर्ट में केस चल रहा है,
केस कोई भी हो सकता है, चाहे तो वो सेक्शन 9 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स हो सकता है। तो इसमें क्या है, वाइफ कोर्ट में एप्लीकेशन देती है या हस्बैंड भी दे सकता है, ये दोनों की कैपेसिटी के ऊपर है। कभी कभार ये होता है कि वाइफ की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होती है, वो जॉब में कर रही होती है हस्बैंड की अपेक्षा, तो हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। तो वाइफ ज़्यादातर ये वाइफ के द्वारा दी जाती है। जो वाइफ है वो न्यायालय में एक एप्लीकेशन देती है मेंटेनेंस के लिए, तो न्यायालय आदेश देता है वाइफ के पक्ष में कि जब तक कोर्ट केस चल रहा है, जब तक उसको मंथली उसका हस्बैंड कुछ खर्चे के लिए रुपए दे और साथ ही उसके एडवोकेट की फीस और जो भी केस में खर्चे होंगे उनको भी हस्बैंड देगा। सेक्शन 25 बात करता है परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस की। इसका मतलब ये हुआ कि हस्बैंड और वाइफ ने सेक्शन 13 के तहत डिवोर्स की पिटीशन फैमिली कोर्ट में प्रेजेंट की। अब क्या हुआ, दोनों में केस चला, फाइनल डिक्री आ गई या फाइनल हियरिंग पे जो भी फाइनल हियरिंग थी उसमें डिक्री मिल गई। तो अब कोर्ट क्या डिसाइड करती है, या तो ईयरली मेंटेनेंस बांध देती है कि हस्बैंड द्वारा वाइफ को ईयरली इतना अमाउंट पे किया जाएगा या मंथली पे किया जाएगा। अच्छा, मेंटेनेंस फॉर व्हाट, अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि मेंटेनेंस फॉर व्हाट। तो सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस ऐसे आए जिसमें ये चीज़ साफ डिक्लेयर की है, मेंटेनेंस फॉर फूड, शेल्टर, क्लॉथ, मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन। ये हस्बैंड या ही मेल भी ले सकता है इसके लिए और फीमेल के पक्ष में भी हो सकती है। तो कहने का मतलब यही है कि सेक्शन 24 और 25 हिंदू मैरिज एक्ट का यह कहता है कि किसी हिंदू वाइफ को मेंटेनेंस कैसे मिलेगा, चाहे कि फाइनल परमानेंट मेंटेनेंस के बारे में बताती है और केस ड्यूरिंग प्रोसीडिंग उसके मेंटेनेंस के बारे में भी बात करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम सेक्शन 26 से सेक्शन 30 तक के प्रोविज़न्स क्या हैं हिंदू मैरिज एक्ट के, ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू।